नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमरा सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग इसका 174वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक नए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक, आज ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। एक्सटेंशन मैंने खत्म कर दिया है जो सब्जेक्ट था, और नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक्स में कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉस होते हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, लॉ ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉ होते हैं। जैसे फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप होता है, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप होता है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप होता है। डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं। इन सभी चीजों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि 2 से 3 लेक्चर में मैं आपका इकोनॉमिक्स भी खत्म कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो और इस समय आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप यहाँ पर जो ये 8 कोर्सेज दिए गए हैं, ये 8 कोर्सेज आप लोग पढ़ रहे हो। अगर आप चाहते हो कि 8 कोर्सेज आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, तो आपको क्या करना है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपए का पेमेंट करना है। जब आप 500 रुपए का पेमेंट कर दोगे, तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना है। भेजोगे कैसे? जाना है आप टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर जाके सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जैसे लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट किसी तरीके से लिख के जब आप वहाँ सर्च करोगे, तो वहां पर आपको एक कांटेक्ट मिलेगा। वहां पर आपको अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है जो आपने पेमेंट किया है उसका। और इसके साथ साथ आपको क्या कर देना है, अपना मोबाइल नंबर भेज देना है, जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो। मात्र ये 2 चीजें हमें प्रोवाइड कराने के बाद आपका जो वो है जो पूरा कोर्स है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अगर हम बात करें, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ द सिविलाइजेशन। कोई भी सिविलाइजेशन होती है, कोई भी अगर सभ्यता है, तो उसकी जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो फैमिली होती है। एक फैमिली, फिर फैमिली से विलेज, विलेज से फिर जनपद, और पूरा पूरा फिर पूरा एक सिविलाइजेशन बनता है। अगर हम बात करें सोसाइटी की, जिसको हम हिंदी में समाज बोलते हैं, तो जो समाज होता है, इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो विलेज होता है। ये 2 चीजें जरूर याद रखे रहना। क्या क्या है? एक तो है फैमिली, जो कि सिविलाइजेशन की बेसिक यूनिट होती है, और दूसरा है सोसाइटी, जो कि जिसकी बेसिक यूनिट जो होती है वो होती है विलेज। कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया 1904। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? 1904 में स्टार्ट हुआ था। फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, एफ निकोलसन ने सबसे पहली बार स्टार्ट किया था कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में। ठीक, वो कब 1904 में स्टार्ट किया गया था? किसने किया था? एफ निकोलसन ने किया था। इन फॉर्म इन फॉर्म प्रोडक्शन, कैपिटल इज द पैसिव फैक्टर। देखो, एक चीज समझना, जो हम जो कैपिटल लगाते हैं किसी भी बिजनेस में, वो 2 तरीके के फैक्टर से गवर्न होते हैं। एक तो होते हैं पैसिव फैक्टर, और कुछ होते हैं एक्टिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो काम करते भी हैं, और नहीं करोगे तब भी आपके पास ही रहेगा। और एक्टिव फैक्टर ये होता है जो चलायमान टाइप के होते हैं। जैसे आपके पास जो कैपिटल है, आपके पास जो धन है, वो एक तरीके का क्या है, वो पैसिव फैक्टर है। वो कैपिटल जो है वो खुद जाके कोई काम नहीं कर रहा है। समझ रहे हो? कैपिटल जो है वो खुद काम नहीं कर रहा है। कैपिटल से आप कोई सामान खरीद के लाओगे, फिर वो सामान काम करेगा। ठीक, तो ये कैपिटल जो है ये खुद में काम नहीं करता है। इसके साथ साथ लेबर जो है, वो एक तरीके का क्या है, एक्टिव फैक्टर होता है। जो फॉर्म में लेबर जो काम कर रहे होते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, वो एक एक्टिव फैक्टर होते हैं। द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट वॉज पास इन 1937। जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट था वो कब पास हुआ था? वो 1937 में पास किया गया था। अगला पॉइंट है एगमार्क। एगमार्क क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग होता है। ये 1937 में बना था। इसको भी मैं कल पढ़ा दिया था। अगला है प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन 1950 मार्च। 1950 में मार्च के महीने में प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ था, और बाद में ये प्लानिंग कमीशन जो है वो 1 जनवरी 2015 से इसको प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिया गया। क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। इसका जो चेयरमैन होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आगे बात करते हैं वैट, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स जिनको कहते हैं। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब ये है कि ये जो टैक्स लगता है, ये लगता जिस पर है उसको नहीं देना पड़ता है। इसको
लगाया तो ये कंपनी के ऊपर जाता है, लेकिन इसको देता कौन है? इसको देता है जो इसको यूज करता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे जो सेल्स टैक्स होता है, ठीक, जो जीएसटी होता है, ये सभी क्या किस तरीके के टैक्स हैं? ये एक तरीके के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। अगर हम एग्रीकल्चरल ईयर की बात करें तो एग्रीकल्चर जो ईयर होता है वो 1 जून से स्टार्ट होता है और 31 मई तक चलता है, ठीक। पहले जून आएगा, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने क्या चलेगा? ये अपना चलेगा खरीफ सीजन। फिर उसके बाद अगले 4 महीने खरीफ रबी, उसके बाद फिर 4 महीने जायद चलता है, ठीक। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन ओवरऑल ऐसे 4-4 महीने का होता है एग्रीकल्चर ईयर। तो एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट कब से होता है? 1 जून से होता है। वहीं जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और जो कैलेंडर ईयर होता है, जो कैलेंडर ईयर होता है वो कब से स्टार्ट होता है? कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक। डिमांड फॉर लग्जरियस गुड्स इज मोर इलास्टिक, कहने का मतलब ये है कि जो लग्जरियस गुड्स होते हैं इनकी डिमांड बहुत ही इलास्टिक होती है। कैसे? जैसे मान लो कि आप अपना एक अच्छा सा एग्जांपल लो। आपको क्या करना है? आप सोच रहे हो, जैसे मान लो कार, कार क्या है? एक लग्जरी आइटम है, ठीक। अब आपने क्या किया? आपने सोचा कि हमको कार खरीदनी है, ठीक। अब इसमें क्या हो गया? सरकार ने कोई एडिशनल टैक्स लगा दिया। जो कार आपको 20 लाख की मिल रही थी अब वो 25 लाख की मिल रही है। आपने तुरंत ही क्या कर दिया? प्लान अपना चेंज कर दिया, क्योंकि लग्जरियस जो चीजें होती हैं इनकी अपरिहार्यता नहीं होती है, मतलब इनको खरीदना बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता। जैसे एक आदमी अगर बीमार हो जाए तो वो अपनी दवा कराने के लिए जमीन और घर द्वार सब बेच देगा, सब गिरवी रख देगा, क्योंकि वो अपरिहार्य है, उसको टाला नहीं जा सकता है। लेकिन जो लग्जरियस चीजें होती हैं, अगर आदमी की इनकम घट जाए या इनकम में तो कोई प्रभाव आ जाए तो वो तुरंत क्या करता है कि उनको खरीदना कम कर देता है। तो इसी वजह से जो लग्जरियस गुड्स होते हैं इनकी जो डिमांड होती है वो बहुत ही इलास्टिक होती है, ठीक। आगे बात करते हैं डिमांड फॉर नेसेसिटी कमोडिटीज इन इलास्टिक होती है। कहने का मतलब इनकी जो डिमांड होती है वो हमेशा एक जैसी ही रहती है। जो नेसेसरी गुड्स होते हैं, जैसे हमारे पास रोटी कपड़ा और मकान है, ये सभी चीजें बेसिक हैं, तो इनकी डिमांड ऐसा कभी नहीं है कि घट जाए या खत्म हो जाए। रोटी हमको रोज चाहिए, हमको रोज बनाना है, रोज खाना है, तो हमारे लिए वो डिमांड हमेशा इन इलास्टिक रहेगी, बिल्कुल सेम डिमांड रहेगी। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा ढेर सारा आ गया तो आपने ढेर सारा राशन खरीद लिया, और आपके पास पैसा कम आ गया तो आपने राशन खरीदना बंद ही कर दिया। आपको तब भी राशन लेना है अपना पेट भरने के लिए। अगला है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फॉर्म इज लैंड रेंट। जो लैंड रेंट होता है, यानी कि जमीन का जो क्या होता है, जमीन का जो रेंट आपको देना पड़ता है, किराया जो देना पड़ता है, वो एक तरीके का इंपॉर्टेंट फिक्स कॉस्ट होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपनी फैक्ट्री जब आके लगाती हैं, तो फैक्ट्री लगाती हैं तो वो जमीन अधिकतर खरीदती नहीं है, जमीन को क्या करती हैं वो रेंट पे या लीज पर ले लेती हैं। तो वो एक फिक्स कॉस्ट होता है जो कंपनी को देना ही देना है। कंपनी आपकी चाहे प्रॉफिट में रहे चाहे लॉस में रहे, कंपनी प्रोडक्शन करे या ना करे, कुछ भी रहे, आपको अगर जमीन आपने रेंट पर ले रखा है तो आपको उसको देना ही पड़ेगा। द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इन जनरल इज इन इलास्टिक। जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं जनरल कंडीशन में वो इन इलास्टिक होते हैं। जैसे रोटी है, वो रोटी मतलब नहीं, गेहूं है, चावल है, दाल है, तिल है, कुछ भी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है इनकी डिमांड हमेशा रहती है, इन इलास्टिक रहती है, ठीक। यानी कि इनकी डिमांड ऐसा नहीं है कि कभी इनकी डिमांड बढ़ गई या एकाएक इनकी डिमांड घट गई। थ्रू आउट द ईयर इनकी डिमांड जो होती है वो लगभग एक जैसे ही रहती है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड ग्रेन इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। कहने का मतलब ये है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ फूड ग्रेन के लिए थोड़ा सा इन इलास्टिक होती है। बाकी अगर वहीं वेजिटेबल की बात करें या हम फ्रूट की बात करें तो कई बार क्या होता है कि अगर मान लो कि 200 रुपए किलो सेब मिलने लगा तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं, तो इसकी डिमांड थोड़ी सी घट जाती है। लेकिन अगर चावल चावल 50 रुपए किलो मिल रहा है, अगर ये चावल अभी 500 रुपए किलो मिलने लगे तो इसकी डिमांड घटेगी नहीं, त्राईमाम भले मच जाएगा, लेकिन डिमांड तब भी उतनी ही रहेगी। लोग सड़कों पे भले निकलना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर किसी घर में 5 किलो चावल खाया जा रहा था तो तब भी 5 किलो ही चावल खाया जाएगा। ये ओवरऑल बात हो रही है, नहीं तो पता चले चावल को कन्वर्ट कर लो फिर चावल नहीं खाएंगे अब तो हम रोटी खाएंगे, इस तरीके की बात नहीं हो रही। डिमांड हमेशा रहती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्स टाइप की इकोनॉमी है। मिक्स टाइप की इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? मिक्स टाइप इकोनॉमी का मतलब होता है कि ये इकोनॉमी थोड़ी सी सोशलिस्टिक है और थोड़ी सी कैपिटलिस्टिक है, मतलब पूंजीवाद और साम्यवाद। जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये दोनों को मिला के चलती है, पूंजीवाद और साम्यवाद को। अब ये पूंजीवाद और साम्यवाद बहुत बड़े बड़े टर्म है,
इनको कभी बाद में समझाऊंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि पूंजीवाद क्या है और साम्यवाद क्या है, तो वहां से आप समझ जाओगे। फिलहाल अभी पूंजीवाद और साम्यवाद में आगे वाले स्लाइड में भी आपको समझाऊंगा थोड़ा थोड़ा। वैसे बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा तो बता ही दूंगा, जिससे आप समझ पाओ कि क्यों इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको मिक्स टाइप की इकोनॉमी कहा जाता है। द पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान इन इंडिया, भारत में जो 12वां 5 ईयर प्लान था वो कब से स्टार्ट हुआ था? 2012 से लेके 2017 तक का जो प्लान था, ये 12वां 5 ईयर प्लान लागू किया गया। अगला है रिस्क इज मिनिमाइज इन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। कल मैंने बताया था स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और एक बताया था डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। तो जो ये डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होता है उसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लो वो जो मैंने 10 हेक्टेयर वाला एक एग्जांपल दिया था ना, कि किसी एक किसान के पास 10 हेक्टेयर जमीन है तो उसने 2-2 हेक्टेयर में 5 फसलें लगा दी, तो ये डाइवर्सिफाइड फार्मिंग होता है। और किसी के पास 10 हेक्टेयर जमीन है, उसने केवल 2 ही फसल लगाई, एक में 6 हेक्टेयर लगा दी, एक में 4 हेक्टेयर। यही वाला मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था आप लोगों को। तो अगर इन दोनों में से कोई एक फसल खराब हो गई तो रिस्क अपना ज्यादा है। दो दो ही फसल लगाया, एक फसल खराब हो गई, अगर 6 हेक्टेयर खराब हो गया तो लगभग हमारे पास 60% का नुकसान हो गया। और इसमें अगर मान लो एक फसल नुकसान हुई तो 20% का नुकसान हुआ, 2 फसल नुकसान हो गई तो 40% का नुकसान हो गया। तभी हमारा जो प्रॉफिट है वो 60% के आसपास हो जाएगा। इसीलिए रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग करने की जरूरत होती है। लेकिन डाइवर्सिफाइड के जो फार्मिंग होती है इसके कुछ अपने लिमिटेशन होते हैं, जैसे कि कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था। तो वो अगर कल वाला आप देखे होंगे तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होती है और स्पेशलाइज्ड फार्मिंग क्या होती है। अगला है शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी इज गिवन फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट की फैसिलिटी होती है, जैसे केसीसी है, ये केसीसी क्या है? ये क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म की क्रेडिट होता है, मतलब आपने बुआई के लिए लिया और कटाई तक आपने दे दिया, बोले तो लगभग लगभग 1 से 1.5 साल। जैसे गन्ना है वो 1 साल की फसल होती है, कुछ फसलें 1.5 साल की होती हैं, द्विवर्षीय जो फसलें होती है 1.5 साल की होती हैं, अधिकतर फसलें 1 साल की होती हैं, कुछ फसलें एक सीजन की होती हैं। तो ये शॉर्ट टर्म जो लोन होता है ये स्पेशली दिया जाता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय लैंड डेवलपमेंट बैंक। जो फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है लैंड डेवलपमेंट करने के लिए, वो किस टाइप का लोन होता है? वो लॉन्ग टर्म लोन होता है। मतलब ऐसा समझो जो जमीन को खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, उसको उस लोन की यहाँ पर बात हो रही है। रिटेल मार्केट आर कंसीडर्ड टू बी परफेक्ट मार्केट। जो रिटेल मार्केट होती है, जो रिटेल वाला बिजनेस होता है, उसमें एक उसको एक परफेक्ट मार्केट बोलते हैं। अब ये परफेक्ट मार्केट क्या होती है, मोनोपोली क्या होती है, डुओपोली क्या होती है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहाँ समझो कि ये परफेक्ट मार्केट होता है जो रिटेल मार्केट होता है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। इसको ध्यान से समझना। एक हमारे पास प्रिंसिपल होता है इकोनॉमिक्स में, जो हम पढ़ते हैं, एक लॉ होता है, एक नियम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न। ध्यान से समझना, इक्वी मार्जिनल रिटर्न होता क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया गया है, ये नंबर ऑफ ऑरेंज है और ये टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। ध्यान से इसको समझना कैसे यहाँ पर बात की जा रही है। मान लो मैंने आपसे कहा कि आपको ऑरेंज खाने का मन कर रहा है। अब यहाँ पर ऑरेंज को मैंने नंबर में लिखा है, 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज ऑरेंज और 9 ऑरेंज तक ऐसे कर दिया है। यहाँ पर मैंने आपके यहाँ जो मतलब इच्छा है, जो ऑरेंज खाने की जो इच्छा है, उस इच्छा को मैंने यहाँ पर 2, 4, 8, 10, 22 तक कर दिया। ठीक। अब आपका अगर ऑरेंज खाने का बहुत ज्यादा मन है तो आप क्या करोगे? जब 1 ऑरेंज खाओगे तो मान लो कि उसकी यूटिलिटी टोटल कितनी गई? 6 यूटिलिटी पहुंच गई उसकी। जब आपने दूसरा ऑरेंज खाया, मतलब 1 ऑरेंज और ज्यादा खाया, तो आपकी यूटिलिटी कहाँ तक पहुंच गई? आपकी यूटिलिटी 8 तक पहुंच गई। यानी कि पहले ऑरेंज में आपने टोटल यूटिलिटी कितनी पाई? 6। अगला जब 1 ऑरेंज और खाया तो आपको यूटिलिटी का गेन कितना हुआ? 2, क्योंकि 6 से 8 तक गया तो केवल 2 ही तो मिला। अब अगर 2 से 3 पे पहुंच रहे हैं, तो जब हम 3 पे पहुंच रहे हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि अगली बार हमको फिर 2 का गेन हो रहा है। इस तरीके से आगे चल के फिर यहाँ पर जाके 1 का गेन हो रहा है, और यहाँ 18 पे 20 पे जाके 19 और 20 के बीच में यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट हो गया है। यानी कि जब हम 7वां खा रहे थे और 6वां खा रहे, ध्यान से समझना, जब 6वां खाए और 7वां खाए, तो ये 6वां और 7वां जो 6वां ऑरेंज जब खाए, तब हमारे पास टोटल जो यूटिलिटी थी वो 18 थी। जब 7वां ऑरेंज हमने खाया तब भी हमारे पास टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 18 ही थी।
यानी कि जब छठवां ऑरेंज हमने खा लिया, सातवां ऑरेंज, तो सातवां ऑरेंज खाने के बाद अब हमारे पास और यूटिलिटी नहीं बची है, यानी कि अब हमारा जो इच्छा है वो खाने की बिल्कुल खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जब हम आठवां अब खा रहे हैं, हम आठवां खाने के लिए राजी ही नहीं है, हम आठवां खाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारा पेट बिल्कुल भर गया, मन बिल्कुल भर गया। इस वजह से अगर हम अगला खाएंगे तो हमको उल्टी होने लगेगी या बिल्कुल मन नहीं करेगा, तो हमारी जो यूटिलिटी है वो घटने लगेगी। समझ पा रहे हो? तो स्टार्टिंग में यूटिलिटी बहुत तेजी से बढ़ी। पहले वाले में 6 मिला, ठीक, पहले वाले में एक संतरे में 6 यूटिलिटी मिली, दूसरे में 3 मिलती है, फिर 2 मिलती है, फिर 1 मिलती है, फिर आधा मिल जाती है, फिर 0.25 मिलेगी, फिर ऐसे फिर 0.001 मिलेगी और उसके बाद 0 मिल जाएगा। तो हर एक संतरे को खाते खाते हमारी जो टोटल यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो हर बार घटती जा रही थी। और अंत में जाकर जब हमने सातवां ऑरेंज खाया, तो सातवें ऑरेंज में हमारी यूटिलिटी जो थी वो बिल्कुल मैक्सिमम पहुंच गई थी, यानी कि अब ये यूटिलिटी ये 18 से ऊपर नहीं जाएगी। 18 से ऊपर अब नहीं जाएगी, 20 और 22 यूटिलिटी नहीं होगी, हम चाहे जितना भी ऑरेंज खा लो। और इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर दो चीजें होती हैं। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, यानी कि छठवें और सतवें ऑरेंज के बीच में जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कितनी थी? जीरो थी। 6 पे भी 18 का ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, और 17 पे भी 18, 7 पे भी 18 का ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। तो क्योंकि अब दोनों पे केवल सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? जीरो है। यानी कि इसके बीच का डिफरेंस जो है, वो डिफरेंस जो है यहाँ पर 18-18, दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो है, तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो गई? जीरो हो गई। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर जीरो हो रही है, उस समय जो टोटल यूटिलिटी है वो कितनी है? वो टोटल यूटिलिटी बिल्कुल मैक्सिमम है, यानी कि 18। अब इसके ऊपर क्या यूटिलिटी जा सकती है? ग्राफ यहां से ऊपर नहीं जा रहा है, तो यूटिलिटी बिल्कुल 18 पे कांस्टेंट हो गई। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो हो जाती है, तब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। यही होता है इक्वी मार्जिनल रिटर्न या फिर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न इज अप्लाइड व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अब ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि यहां तक तो आपने ऑरेंज को खाया, अगली बार आपने क्या किया? अब ऑरेंज का जूस पियेंगे, तो ऑरेंज तो फिर भी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन जूस में कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पर जूस में कंज्यूम करने के लिए आपके पास एक रिसोर्स और आ गया। कौन? जूस मेकिंग मशीन आ गई। तो वो रिसोर्स आपके पास एक्स्ट्रा हो गया ना। और यहाँ पर बोला जा रहा है रिसोर्स आर लिमिटेड, जब हमारे पास रिसोर्स और लिमिटेड ही हो, नहीं पता चले कि आप ऑरेंज खा रहे हो, अब आपने सोचा कि ऑरेंज को थोड़ा सा चटपटा कर दिया जाए, थोड़ा सा इसमें चीनी मिला दिया जाए, या इसको थोड़ा सा और किसी भी तरीके से चेंज कर दिया जाए, तो आप और खा जाओगे। लेकिन तब आप कैसे खा जाओगे? क्योंकि इसमें कुछ अलग चीजें और भी ऐड करी गई हैं। जैसे अगर ऑरेंज का जूस निकाल के पी रहे हो तो बोले तो मशीन लगाए, तो अलग एक रिसोर्सेज का आपने और यूज किया। तो अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हो, तभी ये प्रिंसिपल अच्छे से काम करेगा। अगर आपने हर बार कुछ अलग अलग कर दिया, जैसे ये ऑरेंज कोई दूसरी वेरायटी का था, ये ऑरेंज थोड़ी और अच्छी क्वालिटी का, ये ऑरेंज थोड़ी और अच्छी क्वालिटी का, ये ऑरेंज बहुत अच्छी क्वालिटी का, और एक ऑरेंज इतनी अच्छी ज्यादा क्वालिटी का कर दोगे, तो अगर रिसोर्सेज आप चेंज करते रहोगे, तो इक्विटी मार्जिनल रिटर्न जो है वो काम नहीं करेगा, ये प्रिंसिपल ही काम नहीं कर पाएगा। द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी मार्जिनल रिटर्न इज आल्सो नोन एज इक्विटी मार्जिनल प्रिंसिपल स्टेट दैट कंज्यूमर मैक्सिमाइज यूटिलिटी when the allocating their limited resources such as that the marginal utility per unit of expenditure is equal across all goods। ध्यान से समझना, इसमें कहने का मतलब ये है कि जितनी बार आप कोई चीज कंज्यूम करोगे, उतनी बार उसकी अगली जो यूनिट होगी उसका सेटिस्फेक्शन लेवल हर बार कम होता जाएगा। समझ रहे हो? तो हर बार इसका सेटिस्फेक्शन लेवल घट जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। एट प्रेजेंट द फार्मिंग सिस्टम ऑफ इंडिया हैज वेल एट प्रेजेंट द फार्मिंग सिस्टम ऑफ इंडिया हैज बिकम मार्केट ओरिएंटेड। इस समय जो इंडिया का फार्मिंग सिस्टम है वो मार्केट ओरिएंटेड है। मार्केट ओरिएंटेड कहने का मतलब ये है कि किसान खेती करता है, अपना सामान ले जाके बेचता है, मार्केट में उसको जो जो भाव रहेंगे वही उसको मिलेगा। ठीक, मार्केट वाले तय करते हैं कि हम तुमको भाव कितना देंगे। वहीं कोई कंपनी अगर पार्ले जी बना रही है तो वो बताएगी, वो एक कंपनी कोई सुई भी बना रही है तो वो कहेगी हम इतने में बेचेंगे, लेकिन किसान अपनी फसल को नहीं बता सकता कि हम इतने में बेचेंगे। समझ पा रहे हो? तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड होता है इंडिया का जो फार्मिंग सिस्टम।
द यू शेप ऑफ कास्ट कर्व कुड बी बेस्ट एक्सप्लेन इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी जो होती है उसको ध्यान से समझते हैं। देखो, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज स्टेट दैट व्हेन ए वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ ए फिक्स फैक्टर, output will initially increase at an increasing rate, then eventually at a diminishing rate. This is significant in explaining U shape curve। ये U shape का कर्व बनेगा। अब इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है आपने पैसा लगाया, यहाँ पर 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए, 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, ऐसे लगाते जा रहे हो। जब आपने 2,000 रुपए लगाया, सॉरी, अब इसमें आउटपुट आपको मिल रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है ये किसी दूसरे चीज। मान लो आउटपुट आपको कितना मिल रहा है, आपको मान लो मैंने कार की फैक्ट्री लगा रखी है, ठीक। अब हमने, आप ऐसे ऐसे एग्जांपल लो, कार की फैक्ट्री नहीं, मान लो इसको टॉय की फैक्ट्री, क्योंकि कार 5,000 में तो नहीं बना पाओगे आप। मान लो आपने क्या लगा रखा है कि एक टॉय की फैक्ट्री लगा रखी है, कि आपने यहाँ पर क्या करना है, आप इसको क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप खिलौना बना रहे हो। जब आपने 2,000 रुपए लगाया, तो आपको 2,000 रुपए पे जो मार्जिनल जो कॉस्ट थी, आपने 2,000 रुपए जब लगाया, तो आपको 2,000 रुपए में दो मिल गया। 2,000 रुपए में कितना मिल गया? 2,000 रुपए में दो मिल गया, दो खिलौने। जब आपने 4,000 रुपए लगाया, तो 4,000 में आपको कितने खिलौने मिल रहे हैं? 4,000 में आपके खिलौने मिल रहे हैं 4.5। समझ पा रहे हो? जब आपने 6 लगाया, तो ये लगभग, जब आप 6 लगाओगे तो देखो इतना ढेर सारा बढ़ गया। जब आप 6 लगा रहे हो, तो आपका कहाँ जा रहा है? ये वाली 6 लाइन और इस पे जा रही है, यानी कि यहाँ पर आके मैच कर रही है, ठीक। यानी कि जब आप 6,000 लगा रहे हो तो आपको 5,000 मिल रहा है। इसके बाद जब 8 लगा रहे हो आप, 8 पे आपको कितना मिल रहा है? 5.5 मिल रहा है। 8 पे मिलना कितना चाहिए था? अगर बिल्कुल सेम ही रहता, तो जब 2,000 पे 2 बन रहे थे, तो 8,000 पे 6, 8,000 पे 8 बनना चाहिए था, लेकिन बन नहीं रहा है ना। मार्जिनल कॉस्ट हमारी धीरे धीरे घटती जा रही है। तो यही चीज बोल रहा है कि जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो हम लगाते हैं, तो चीजें बहुत इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती जाती हैं, लेकिन बाद में वो घटने लगती हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आपने खेत में क्या किया? आपने खेत में आप खेती कर रहे हो। जब आप पहली बार सिंचाई करोगे, जैसे मान लो, ध्यान से समझ रहा हूं, आपने मान लो गेहूं की खेती करी। गेहूं में अगर आप सिंचाई ना करते, तो आपका 10 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन होता। आपने एक सिंचाई कर दी, तो 15 क्विंटल बढ़ गया। आपने 2 सिंचाई कर दी, तो 17 क्विंटल हो गया। 3 सिंचाई कर दी, तो 18 क्विंटल हो गया। चौथी सिंचाई कर दी, तो आपका 18.5 क्विंटल हो गया। तो ध्यान से समझना, ये पहली सिंचाई थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, ये चौथी थी, और ये पांचवी सिंचाई थी। यानी कि हर बार जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा बढ़ा, इसमें टोटल 10 यूनिट बढ़ गया। यहाँ पर 5 कुंटल बढ़ा, यहाँ पर केवल 2 कुंटल, यहाँ पर 1 कुंटल, और यहाँ पर केवल आधा कुंटल बढ़ा। तो हर बार सिंचाई में धीरे धीरे ये डिक्रीज होता जा रहा है। तो पहले क्या होता है? इनिशियली में इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, इसके बाद फिर डिमिनिशिंग रेट में चला जाता है। इसके बाद अब अगली बार जब आप पानी डालोगे, तो आपका जो उत्पादन है वो फिर से 18 कुंटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बार बार पानी डाल रहे हो, तो आपके खेत में पानी की अधिकता हो जाएगी, तो खेत सूखने लगेगा, मतलब बाढ़ आ जाएगी, ऐसे समझो। फिर अगर कहीं 7 पानी आपने कर दिया, तो यानी कि खेत में बाढ़ आ गई, अब आपका जो उत्पादन है वो केवल 16 कुंटल रह गया। तो एक बार तो बहुत तेजी से बढ़ा, एक बार ऐसे बहुत तेजी से बढ़ा, फिर यहाँ आकर कुछ नहीं हुआ, फिर यहाँ आकर फिर नुकसान होने लगा। तो इस तरीके का जो बनता है, तो इसको इसीलिए बोलते हैं यू शेप का कर्व होता है। ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल, ठीक। आगे बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड स्टेब्लिश्ड इन 12 जुलाई 1982। 1982 में 12 जुलाई को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और ये किसके रिकमेंडेशन से बना था? शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। इसको ध्यान से पढ़ लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, और इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि जो शिवरमन कमेटी थी, कौन सी कमेटी थी जिसने नाबार्ड की स्थापना के लिए जो गठित करी गई थी। तो शिवरमन कमेटी थी जो नाबार्ड की स्थापना के लिए गठित की गई थी। ए मार्केट स्ट्रक्चर विथ ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म सेलिंग डिफरेंटिएटेड प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोनोपोलिक कंपटीशन।
एक मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है जहां ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, ढेर सारे जो फर्म्स हैं, सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो वो एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन फॉर्म मैनेजमेंट इज डन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जब हम कोई फॉर्म मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है? हमने एक बार जब कॉस्ट लगाई तो हमको 10 यूनिट मिला, दूसरी बार वही कॉस्ट लगाई तो हमको 5 यूनिट मिला, तीसरी बार जब हमने कॉस्ट लगाई तो हमको 3 यूनिट मिला, हमने जब अगली यूनिट लगाई तो 2 यूनिट मिला, एक फिर एक मिला, इसके बाद जब हमने लगाया तो कुछ नहीं मिला। यानी कि जो हमारा मैक्सिमम है वो कहाँ पर मिलेगा? मैक्सिमम हमारा बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 यूनिट से ज्यादा हमको नहीं लगाना है, क्योंकि जो छठवीं यूनिट थी इसमें हमारा कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये छठवीं यूनिट जो है ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर है कि इससे ज्यादा अब हमको नहीं बढ़ाना है। तो डिमिनिशिंग रिटर्न वाला जो नियम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि हम ज्यादा चीजें ना खर्च कर पाए। जैसे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो बताते हैं कि खेत में 120 60 40 के रेशियो में डालो एनपीके। ठीक, तो इन्होंने कैसे बताया? 140 से 120 से अगर ज्यादा, मान लो 140 किलोग्राम आपने नाइट्रोजन डाल दिया तो आपका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि घट जाएगा, आपका जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि आपने 20 किलो ज्यादा डाल दिया है, तो मान लो 20 किलो आपने जो नाइट्रोजन खरीदा, 20 रुपए का वो जो नाइट्रोजन आपने खरीदा, मान लेते हैं 250 रुपए का खरीद लिया। अब उसमें जो आपका गेहूं का उत्पादन हो रहा है वो मान लेते हैं कि 5 किलो एक्स्ट्रा गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तो आपने तो खर्च कर दिया 250 रुपए, अब आपको 5 किलो ही गेहूं मिला, बोले तो केवल 200 रुपए का फायदा हुआ। तो ओवरऑल आपका फायदा हुआ कि घाटा हुआ? जो एडिशनल आपने 250 रुपए खर्च किए उसके एवज में आपको मात्र 200 रुपए ही मिला। इस वजह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो किसान बहुत ढेर सारा पैसा लगाता जाएगा और वो बाद में क्या हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में जब हम इनपुट लगाते हैं तो हमको आउटपुट कैसे मिलता है? यहाँ पर जैसे जैसे हम इनपुट बढ़ाते जा रहे हैं, देखो यहाँ पर इनपुट इतना बढ़ाया तो इतना मिल गया आउटपुट, फिर हमने इनपुट यहाँ बढ़ाया तो आउटपुट भी बढ़ गया, यहाँ तक आते आते हमारा जो इनपुट का आउटपुट था वो बढ़ रहा था। अब यहाँ पर बिल्कुल हम मैक्सिमम पे पहुंच गए हैं। यहाँ तक तो पहले कैसा था? इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा था, यानी कि इसमें 1 बढ़ रहा था, फिर आगे 2 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया। ये मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि 1 था, 1 से 3 हो गया, 3 से फिर 6 हो गया, 6 से फिर 6 4 10 हो गया, इस तरीके से बढ़ रहा था, मतलब बढ़ते हुए बढ़ते क्रम में था। लेकिन यहाँ पर आके फिर घटते हुए बढ़ते क्रम में है। घटते हुए बढ़ते क्रम का मतलब कि 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 1 बढ़ा, मतलब बढ़ तो रहा लेकिन घटते हुए बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है। जैसे मान लो 10 था, 10 में 4 जुड़ गया 14 हो गया, 14 में फिर 3 जुड़ गया 17 हो गया, 17 में 2 जुड़ गया 19 हो गया, 19 में 1 जुड़ गया 20 हो गया। तो बढ़ तो अभी भी रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? घटते हुए बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है। और स्टार्टिंग में 1 बढ़ा, फिर 1 से 5 हो गया, 5 से फिर कितना हो गया, 5 से आपका फिर 10 हो गया। नहीं, इसे सोचो, 1 था, 1 से 2 हो गया, 2 से 5 हो गया, फिर 5 से 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, फिर यहाँ पर 4 3 2 1, फिर यानी कि फिर घटने लगा। अब यहाँ तक आ जाओ, फिर 20 के बाद फिर यहाँ 19 हो जाएगा, यानी कि अब माइनस में जा रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने बताया ये वाला है इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग रेट, यानी कि बढ़ते हुए बढ़ते क्रम में। और यहाँ से यहाँ तक जो आपका है ये घटते हुए बढ़ते क्रम में है। और यहाँ पर आके अब आपको मैक्सिमम यील्ड मिल गई, अब इससे ज्यादा यील्ड नहीं मिलेगी। अब इससे ज्यादा अगर आपने कोई इनपुट दे दिया, कोई भी इनपुट हो सकता है, अगर कोई भी इनपुट आपने दे दिया तो आपका जो यील्ड है वो फिर आगे धीरे धीरे फिर घटना शुरू कर जाएगी। जैसे यहाँ पर 20 के बाद फिर ये वाला जो इतनी चीज है ये डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग रिटर्न का, फिर 20 से 19 हो गया, यानी कि अब यहाँ से माइनस में चलना शुरू हो गया। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न जानना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे हम ये जान पाए कि हमको कौन सा इनपुट कितने लिमिट तक देना है। चाहे सिंचाई हो, चाहे खरपतवार का मैनेजमेंट करना हो, चाहे फर्टिलाइजर देना हो, चाहे कोई सीड खरीद के लाना हो, या कोई सीड रेट तय करना हो, ये सभी चीजें जो भी इनपुट हम देते हैं अपनी खेती में, ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इसका मैक्सिमम यूनिट हम कितना दें कि हमारा इकोनॉमिक लॉस ना हो।
द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए क्रॉप कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। ये प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन स्टेट that a producer achieve the most efficient use of resources by combining input in a way that minimize production cost for a given output level। ध्यान से समझो, इसमें क्या कह रहा है कि किसान के पास जितनी चीजें हैं, जितने उसके पास रिसोर्सेज हैं, उनको कितने अच्छी तरीके से इफिशियंटली उनको यूज करा जाए, उनको किस तरीके से अच्छे से कंबाइन करा जाए, कंबाइन करके कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन ले पाए। जैसे मान लो कि आपके पास कितना है, आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। अब आपके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, अब आपने क्या किया कि 2 हेक्टेयर जमीन में आपने ऐसा समझना ध्यान से, 2 हेक्टेयर जमीन है तो आपको टोटल कितना चाहिए, 120 दूनी 240 किलो नाइट्रोजन चाहिए, 240 किलो नाइट्रोजन। अगर आपने एक एक हेक्टेयर कोई फसल लगाई है, एक 2 हेक्टेयर में, अब आपने गलती क्या कर दी, आपने कॉम्बिनेशन सही से नहीं बैठाया, आपने इसको पूरा का पूरा एक ही खेत में डाल दिया, दूसरे में नहीं डाला, तो आपका नुकसान होना बिल्कुल तय है। तो आपने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया अपने रिसोर्स को और दोनों में यूज कर लिया, तो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन कर लिया कि ऐसे कॉम्बिनेशन करिए कि आधा इसमें डाल दो, आधा इसमें डाल दो। वो एक आदमी की अपनी टेंडेंसी होती है, वो समझ जाता है कि हमको 2 बीघे में गन्ना करना है और गन्ने में इतना बजट लगाना है, 1 बीघे में अपना गेहूं करना है, गेहूं में इतना तक ही बजट लगाना है। अब ऐसा नहीं है कि किसान बहुत ढेर सारा बजट गन्ने में लगा दे, पता चले गेहूं खराब हो जाए, या पता चले ढेर सारा गेहूं में बजट लगा दिया तो गन्ना खराब हो जाए। तो ये प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि क्या किया जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज किया जा सके। द अपेक्स बॉडी फॉर इंस्टीट्यूशन फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को फाइनेंस करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसको नाबार्ड कहा जाता है। ये फिशरीज में या फिर सोलर इक्विपमेंट लगाओ या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो गवर्नमेंट स्कीम चलती रहती है, उसके तहत ये सब्सिडी पे आपको चीजें प्रोवाइड कराता है, फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। द नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, जिसको NIAP बोलते हैं, ये कहाँ पर है, ये दिल्ली में स्टेब्लिश है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, द इकोनॉमिकली रिलेवेंट जोन कौन सा है, जोन सेकंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजनल रीजन बोलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न इज अप्लाइड व्हेन द ऑल प्राइस रिसोर्सेज ऑल द प्राइस ऑफ रिसोर्सेज इज हाई। इक्वी मार्जिनल रिटर्न कब अप्लाई होगा, जब प्राइसेस सभी रिसोर्सेस के हाई हो, ठीक। नहीं तो अगर दूसरे रिसोर्सेस मान लो सस्ते पड़ जाएंगे तो आप उसको लगा दो। जैसे ध्यान से समझना, आपने क्या किया, एनहाइड्रस अमोनिया डाल के आप यील्ड को इंक्रीज कर रहे थे, तो ये बहुत महंगा था। अब उसी की जगह पे मान लो कि आपने कोई एक अच्छा सा फर्टिलाइजर, बहुत सस्ता सा फर्टिलाइजर डाल दिया, तो इससे तो प्रोडक्शन आपका बढ़ ही रहा है, क्योंकि आपकी लागत कम हो गई है ना। तो इस वजह से ये तभी काम करेगा जब आपके जितने रिसोर्सेज हैं वो सभी हाई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आर ऑपरेट्स व्हेन वन इनपुट आर वेरिएबल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कब करेगा, जब एक इनपुट वेरिएबल होगा। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये है, इसमें एक इनपुट वेरिएबल है, एक इनपुट घट बढ़ रहा है और बाकी जितने और इनपुट हैं वो सभी सेम है। देखो, इकोनॉमिक्स में जितने भी आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, सबका एक सीधा सा फंडा होता है, अगर अन्य चीजें सेम रहे तो, अगर और चीजें सेम रहे तो और चीजें सेम का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पर बात हो रही है सिंचाई की, तो यहाँ पर केवल सिंचाई की संख्या में घटोत्तरी बढ़ोतरी के बारे में बात हो रही है, बाकी फर्टिलाइजर भी आप वही दे रहे हो, जुताई बुआई सिंचाई सब में आप बिल्कुल सेम चीज कर रहे हो, केवल आपने एक चीज चेंज किया, केवल सिंचाई। तो केवल एक इनपुट का वेरिएबल आपने डाला, अगर 2 इनपुट का वेरिएबल एक साथ आपने डाल दिया तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आप अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। तब उसको क्या करना पड़ेगा, तब ये प्रिंसिपल्स ऑफ लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन वाला काम करना पड़ेगा, अगर 2-3 वेरिएबल आपने एक साथ चेंज करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन इकोनॉमी इज ए टाइप ऑफ इकोनॉमी, कैसी इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी है। अब यही मैं बोल रहा था ना, मिक्स इकोनॉमी, अभी हम आपको बताएंगे आगे चलकर। तो मिक्स इकोनॉमी इज ए इकोनॉमी सिस्टम दैट blend element in both capitalism and socialism, allowing the private enterprises alongside significant government investment to achieve social welfare। ध्यान से समझना, जब कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों चलता है, जब केवल सोशलिज्म होगा तो जितने भी बैंक है सब सरकारी होने चाहिए, जब केवल कैपिटलिज्म चलता है तो जितने भी बैंक है सब प्राइवेट होने चाहिए। लेकिन जब मिक्स चलता है तो गवर्नमेंट कुछ सरकारी बैंक रखती है और कुछ प्राइवेट बैंक रखती है। जैसे
कोई एक कंपनी है सरकारी सामान बेच रही है, और कोई एक सरकारी कंपनी सामान बेच रही है, उसी की दूसरी कॉपी एक गवर्नमेंट के प्राइवेट कंपनी बेच रही है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है, एक जियो का है और एक बीएसएनएल का है, जिससे कि आदमियों को एक सोशल जस्टिस मिल सके। जो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं वो जियो में चले जाएंगे, और जिनको थोड़ा सा कम पैसे में, तो उनको बीएसएनएल वाली सुविधाएं मिल जाएंगी। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे प्राइवेट जेट से, और कुछ के लिए सरकारी ट्रेन है। ठीक, तो इस तरीके से मिक्स इकोनॉमी भारत की चलती है। आगे बात कर देंगे, इकोनॉमिक के फादर कौन है। इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ होते हैं। और कैपिटल जो देता है, देखो मजदूर को क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है। और अगर आपने लोन लिया है, तो लोन के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। ठीक, तो मजदूर को मजदूरी, लोन को ब्याज, नौकर को सैलरी, और जो कैपिटल होता है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो प्रॉफिट होता है वो कौन ले जाता है, उद्यम। जैसे एक उद्यम होता है, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम और साहस। क्या होता है, इकोनॉमिक्स में 5 फैक्टर होते हैं। पहला होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है पूंजी, पूंजी, और फिर उसके बाद होता है संगठन, संगठन और साहस। अब ध्यान से समझना, भूमि को क्या देना पड़ता है, रेंट। श्रम को क्या देना पड़ता है, इसको देना पड़ता है सैलरी। पूंजी जो है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, पूंजी को देना पड़ता है ब्याज। पूंजी का जो शेयर है वो ब्याज के रूप में जाता है। संगठन का कुछ नहीं जाता। साहस जो है, इसको मिलता है प्रॉफिट। इसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब ध्यान से समझना, अगर जमीन ली गई है तो जमीन का रेंट देना पड़ेगा। अगर श्रम लिया गया है, किसी से काम करवाया गया है, तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। अगर कहीं से पैसा उठाया गया है, पूंजी लगाई गई है, तो उसका ब्याज देना पड़ेगा। पूंजी में आपका पैसा हो सकता है, ट्रैक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं, इनका ब्याज देना पड़ता है। संगठन को कुछ नहीं देना पड़ता है। और साहस, साहस प्रॉफिट। साहस कौन उठाता है, मतलब जोखिम कौन उठाता है, साहस या फिर बोल लो जोखिम। तो जोखिम उठाता कौन है, जोखिम क्योंकि उठाता है मालिक कंपनी का, तो वो क्या पाता है, प्रॉफिट पाता है। तो ये सभी हैं पैसे, सभी को मिल रहे हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म में मिल रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि कैपिटल का जो शेयर है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो मैंने बताया, ये चीज आप जरूर याद कर लेना, कि क्या मिलता है, भूमि को क्या मिलता है, रेंट मिलता है। और श्रम को क्या मिलता है, श्रम को मिलता है सैलरी, जिसको हम वेतन बोलते हैं। और संगठन को कुछ नहीं मिलता। और साहस को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो यहीं पर इंटरेस्ट की ये बात हो रही थी। इन इकोनॉमिक्स एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट्स इट कॉज गुड। इकोनॉमिक्स में कोई भी ऐसी चीज जो कि ह्यूमन की जरूरत को, आदमी की जरूरत को पूरा कर सके, उसको गुड्स कहते हैं। जैसे लिखने की जरूरत है हमको, तो वो क्या, हमने क्या ले लिया, पेन ले लिया, तो पेन एक क्या हो गया, गुड्स हो गया। हमको खाने की जरूरत है, तो हमने क्या ले लिया, फूड ले लिया, तो फूड क्या हो गया, एक गुड्स हो गया। हमको चलना है, हमने कार ले लिया। हमको बात करनी है, हमने मोबाइल ले लिया। तो हमारी ये सभी चीजें को सेटिस्फाई कर रहा है। पेन हमारी लिखने की इच्छा को पूरा कर रहा है, फूड हमारी भूख की इच्छा को पूरा कर रहा है, कार हमारे चलने की इच्छा को पूरा कर रहा है, और मोबाइल हमारी बात करने की चीज को पूरा कर रहा है। तो हमारे जो भी वांट्स हैं, हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, इन सभी चीजों को जो पूरा कर रहा है, उसको हम गुड्स बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। इन इकोनॉमिक्स, कैश इज ए वर्किंग कैपिटल। कैश जो कैसा होता है, एक वर्किंग कैपिटल होता है, जिसको हम एक्टिव फैक्टर बोलते हैं। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेम लेवल आउटपुट रेफर्स टू आइसोक्वांट। आइसोक्वांट क्या होता है, आगे चलकर अभी समझाएंगे। इसमें ये पूछ रहा है, अगर हमारे पास कोई दो यूनिपुट हैं, तो उनका जितने टाइप का कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से हम सेम लेवल का यूनिट प्राप्त करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो क्वांट बोलते हैं। आगे बात करते हैं, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट व्हिच कैन बी परचेज विथ ए गिवन अमाउंट ऑफ फंड, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन बोलते हैं। आइसो कॉस्ट लाइन, जैसे मान लो हमने 100 रुपए आपको दे दिया। अब 100 रुपए में 10 रुपए की आपको एक पेन मिल रही है, और 5 रुपए की आपको एक पेंसिल मिल रही है। तो 100 रुपए में आप, ऐसा थोड़ी है कि आप 100 रुपए में 20 पेन खरीद लोगे, क्योंकि तब तो 200 रुपए लग जाएगा, और आपके पास तो है ही इतने।
तो आप इन दोनों का मैक्सिमम कितना खरीद सकते हो। तो द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइटम्स, दो आइटम हमको खरीदने हैं और हमारे पास पैसे केवल 100 रुपए हैं। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, 100 के 100 10 ठो पेन खरीद लिए और 0 पेंसिल खरीद लिए, एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। या तो हमने 9 पेन खरीद लिए और दो पेंसिल खरीद लिए, ठीक, तो इस तरीके से हो गया। फिर या तो फिर हमने 8 पेन खरीद लिया और उसके बाद 4 पेंसिल खरीद ली। तो ऐसे हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अब ऐसा हम थोड़ी कर सकते हैं कि 20 पेन खरीद लिया और 40 पेंसिल खरीद ली, ऐसा नहीं हो सकता है। एक हमारे पास लिमिटेड ऑफ कॉम्बिनेशन है क्योंकि हमारे पास रिसोर्स सीमित है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोकॉस्ट लाइन, जब इसको हम उसमें बनाते हैं। किसमें बनाते हैं, जैसे मान लो एक मैं बना के भी दिखा देता हूँ। बना के कैसे दिखाएंगे, ऐसे देखो ध्यान से समझना। ये है अपने पास कितने हैं, अपने पास 100 रुपए हैं। हमने क्या खरीद लिया, हमने एक पेन खरीद लिया, ठीक। तो अगर हमने एक पेन खरीद लिया तो हमने 18 पेंसिल खरीद ली। यहाँ पर हमने पेंसिल लिखा और यहाँ पर पेन लिखा। हमने अगर दो पेन खरीद लिया तो अगर हमने यहाँ पर दो पेन खरीद लिया है तो फिर हमने यहाँ पर पेंसिल आपको खरीदनी पड़ेगी, कितनी, 18 था, तो अपने को पेंसिल खरीदनी पड़ेगी। इधर से ऐसे घटता आएगा तो हमारा कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, आइसोक्वांट लाइन बोलते हैं। अब इसको डिटेल में हम तभी समझाते हैं यार जब ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में होता, क्योंकि एक एक लाइन में है तो इसको थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा लंबा ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से मैं थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ कि आप ऐसे समझो कि अगर अब आपके पास दो ही लिमिटेड चीजें हैं तो आप कैसे कैसे बहुत चीजों को परचेज कर पाओगे। तो दोनों की एक लाइन होगी, या तो आप 9 पेन खरीद सकते हो, 9 पेन खरीद के 2 पेंसिल खरीद लो, 8 पेन खरीद के 4 पेंसिल खरीद लो, 7 पेन खरीद के 6 पेंसिल खरीद लो। ऐसे एक कुछ लिमिटेड कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन अगर इनको एक बार ग्राफ में लाइन में ड्रॉ किया जाए तो जो लाइन बन के आएगी उसको बोलते हैं आइसोकॉस्ट लाइन। द टाइम गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न, जिसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। आपने गेहूं बो दिया, बुआई कर दी, अब बुआई के बाद जब तक वो हार्वेस्ट नहीं हो जाता उसको आप ले जाके बेच नहीं देते हो, इसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जो गर्भावस्था होती है, जो गर्भावस्था होती है इसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। जैसे 9 महीने 9 दिन का होता है बोले तो लगभग 310 दिन का होता है, 290 दिन का होता है, 280 दिन का होता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है, इस तरीके से होता है। तो ये गेस्टेशन पीरियड की यहाँ पर बात हो रही है। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हमने पैसा लगाया और हमको रिटर्न मिल गया, इन दोनों के बीच में जो टाइम है उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। रिस्क बियरिंग एबिलिटी डिपेंड ऑन नेटवर्थ, हमारा नेटवर्थ क्या ना, हमारा कितना है। अगर हमारा नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, अगर हमारा नेटवर्थ हाई है तो हम रिस्क कैसे लेंगे, रिस्क भी हम हाई लेंगे। अगर हमारा नेटवर्थ लो है तो हम रिस्क भी कैसे लेंगे, तो रिस्क भी हम लो रिस्क लेंगे, क्योंकि एक तो नेटवर्थ वैसे ही कम है। अब ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास 100 रुपए है और हमने रिस्क ले लिया 500 का, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो यही चीज इसमें कहा जा रहा है। आगे बात करते हैं, when total utility is maximum then marginal utility is zero। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ पर ये टोटल यूटिलिटी अपनी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई, क्योंकि 18 18 18 तब भी था, 18 तब भी था। वही एग्जांपल फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 0 थी, वहां पर अलग से बता दिया गया। स्टेज फर्स्ट इज प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। जैसे ये बताया था ना, पहला पहला स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न का होता है, दूसरा डिमिनिशिंग रिटर्न का होता है और तीसरा नेगेटिव रिटर्न का होता है। अब इन केस फ्रूट एंड वेजिटेबल और मार्केट सरप्लस इज नियरली 80%। जो फ्रूट और वेजिटेबल होता है वो मार्केटेड सरप्लस कितना होता है, लगभग 80%। यानी कि किसान अगर 100 किलो उत्पादन कर रहा है तो 80 किलो वो बेच ही देगा। लेकिन गेहूं और सरसों इन सब में ऐसा नहीं होता है, इन जनरल केस की बात हो रही है। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इंफीरियर गुड। अगर कोई इंफीरियर गुड है, यानी कि हमारे कोई सामान है वो खराब सामान है, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड की कितना होती है, वो नेगेटिव होती है। ध्यान से समझना नेगेटिव कैसे होती है। मान लो कोई खराब चावल है, मान लेते हैं यहाँ दो चावल रखा है, एक तो ये बैड चावल है और यहाँ पर एक दूसरा रखा है जो गुड चावल रखा है।
अगर हमारा इनकम क्या होगा, इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगी, यानी कि इनकम अगर हमारी बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं खरीदेंगे, बैड वाले चावल को नहीं खरीदेंगे, इसको खरीद लेंगे। तो बैड वाले चावल को नहीं खरीद रहे हैं तो इसकी डिमांड क्या है, यानी कि घट रही है, तभी तो नहीं खरीद रहे हैं। और गुड वाले की बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ती जाती है, हम इन्फीरियर जो गुड्स होते हैं उनको खरीदना खत्म कर देते हैं, उनकी डिमांड जो है वो घटती चली जाती है। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द गिफन गुड, जो गिफन गुड होता है वो भी एक तरीके का इंफीरियर गुड होता है, जो कि प्राइस राइज की वजह से खराब हो जाता है, उसको लोग खरीदते नहीं है स्टैंडर्ड लॉ ऑफ डिमांड में। तो ये दोनों चीजें नेगेटिव में चली जाती हैं। आगे बात करते हैं, इन द मोनोपोली मार्केट देयर इज वन सेलर ऑफ द प्रोड्यूस। जब मोनोपोली मार्केट होती है तो उसमें केवल और केवल एक सेलर होता है। ठीक यही पर बात कही जा रही है। इन द मोनोपोली मार्केट देयर इज वन सेलर ऑफ द प्रोड्यूस। मोनोपोली में केवल एक ही सेलर होता है खरीदने के लिए। जैसे आपको हवाई जहाज खरीदनी है तो आपको बोइंग का ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी कंपनी बनाती ही नहीं है। when there is only one buyer of the product and the market is turned as, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई एक ही क्या है, खरीदने वाला कोई एक है। जैसे मान लो आप दुकान पे चले गए, दुकान पे नहीं, आप मार्केट में चले गए, मार्केट में 150 दुकानें हैं कपड़े की, लेकिन आप अकेले ही गए हो दुकान में, और कोई ग्राहक गया ही नहीं है खरीदने। तो बेचने वाले ढेर सारे हैं, खरीदने वाला केवल एक है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोप्सोनी मार्केट। मोनोप्सोनी जो मार्केट होता है इसमें बायर एक होता है, मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है वो एक होता है। देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर एंड दे हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ द डिमांड सप्लाई एंड प्राइस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट मार्केट बोलते हैं। बोले तो जो रिटेल वाला बिजनेस होता है, किराना स्टोर होता है, वो बिल्कुल उसमें सब जानते हैं हमारा इतना मार्जिन है, इतने में बिक रही है चीजें। तो सबको डिमांड की भी नॉलेज है, सप्लाई का भी नॉलेज है, प्राइस का भी नॉलेज है। तो इस तरीके से वो एक तरीके का परफेक्ट मार्केट होता है, जो रिटेल वाला बिजनेस होता है। कंपनी से आया और हमने बेचा, अब हम रोज बेच रहे हैं तो हमको पता है कि कितने में ये बिक रहा है, और कंपनी वाले हमें दे रहे हैं तो हमको भी पता है कि कितने में हमारा आ रहा है। तो हमको सप्लाई भी पता है कि कैसे हमको सप्लाई मिल रही है, हमको ये भी पता है कि हमारा डिमांड कितना है, और हमको ये भी पता है कि बिक कितने में रहा है। तो जो रिटेल वाला मार्केट होता है वो परफेक्ट मार्केट होता है। अभी एक लाइन थोड़ी देर पहले कुछ स्लाइड पहले आया था, तो मैंने बोला था अभी परफेक्ट मार्केट वाली चीज मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो यही है परफेक्ट मार्केट, मार्केट इन विच बिजनेस इज डन इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड रेगुलेटेड मार्केट। इसको हम रेगुलेटेड मार्केट बोलते हैं। जैसे ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि जितने भी टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनीज हैं इनको रेगुलेट करता है कि कैसे प्राइस रखनी है। नहीं तो पता चले कि जियो आज सामान जो 900 रुपए में बेच रहा है कोई एक कंपनी, अगले दिन वो 9,000 में बेचने लगे, एकाएक उसने 9,000 में कर दिया, बहुत ढेर सारा 10 गुना बढ़ा दिया। तो एक रेगुलेटेड मार्केट होती है। जैसे जो आपने जो अल्कोहल होती है, रेगुलेटेड मार्केट है, बिल्कुल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करके चलाती है। नहीं तो अगर बिल्कुल खुला बेचने लग जाए तो लोग पी पी के मरने लगेंगे, सब बेवड़े ही हो जाएंगे। और एक तो इसलिए इसको थोड़ा सा रेगुलेट करके चलाया जाता है, तो ये रेगुलेटेड मार्केट होता है। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन मूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री से कोई सामान कस्टमर तक आता है, उसमें जो पैसा लगता है उसको हम मार्केटिंग कॉस्ट बोलते हैं। एक कोई सामान कंपनी में बना और वो कंज्यूमर तक आया, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, उसको ट्रांसफर करने में, मूव करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो पैसा लगा उसको हम मार्केटिंग कॉस्ट बोलते हैं। बैलेंस शीट ऑफ फार्मर एग्जिबिट इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑफ ए फार्मर। बैलेंस शीट जो फार्मर की होती है वो एक तरीके की फाइनेंशियल पोजीशन होती है फार्मर की। अगर बैलेंस शीट अच्छी है तो यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन उसकी बढ़िया है, अगर बैलेंस शीट माइनस चली गई यानी कि फार्मर की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो खराब हो गई है। फाइनेंस मैनेजमेंट एट फॉर्म लेवल इज कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट एट फॉर्म लेवल, जो फॉर्म लेवल पे फाइनेंस मैनेजमेंट होता है वो माइक्रो लेवल का होता है। ठीक, जैसे मान लो कि कोई एक किसान है, कोई एक क्या है, कोई एक फार्मर है, ये गया पैसा लेने, तो इसको माइक्रो फाइनेंस करेंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख। अब कोई एक बड़ी सी कंपनी है,
वो अगर गई फाइनेंस करने तो मैक्रो फाइनेंस होगा, वो बड़ा होगा, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ का होगा। तो इस तरीके से वो माइक्रो फाइनेंस मैनेजमेंट में आता। एज पर द आरबीआई नॉर्म 18% ऑफ द नेट बैंक क्रेडिट शुड बी डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड इन एग्रीकल्चर। कहने का मतलब, एक कोई बैंक है, उसने 100 रुपए लोन पे दिए हैं, तो 100 रुपए में 18 रुपए कम से कम 18 रुपए उसको कहाँ देना पड़ेगा? 18 रुपए कम से कम उसको एग्रीकल्चर में देने ही देने हैं। अगर 100 रुपया वो लोन में बांट रहा है तो उसको कम से कम 18 रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देने हैं, मतलब केसीसी के फॉर्म में या एग्रीकल्चर को फाइनेंस करने में देना है। रेंट, लैंड रेंट इज एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। जो रेंट का जो जमीन होती है, उसका जो हमको पैसा देना पड़ता है, उसका जो रेंट देना पड़ता है, वो एक तरीके का फिक्स कॉस्ट होता है। जो सेल टैक्स जो हम देते हैं, वो एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि सेल्स टैक्स जिस पे लगता है, सेल टैक्स किस पे लगता है? सेलर पे लगता है, जो बेचने वाला होता है, विक्रेता पे लगता है। तो विक्रेता खुद थोड़े देता है, विक्रेता जो सामान बेच रहा है उसी सामान में सेल्स टैक्स भी जोड़ देता है। आप अगर बिल लेने जाओगे तो बिल में पहले सेल्स टैक्स मिलता था, अब तो जीएसटी आ गया है। तो जीएसटी में सेल्स टैक्स, ढेर सारे जो टैक्स थे उस सबको कंबाइन करके एक तरह बना के दिया गया है। वैसे जो सेल्स टैक्स था, पहले वो सेल्स टैक्स लिख के आता था पर्ची में, कितने का आपका प्रोड्यूस है, कितना आपको सेल्स टैक्स देना पड़ रहा है, कितना इनकम टैक्स, और ये तमाम तरीके के टैक्स होते हैं। इनकम टैक्स नहीं होता है इसमें, अलग अलग तरीके के टैक्स देके फिर लास्ट में एक ग्रांड टोटल होता है, फिर उतना आपको देना पड़ता था। तो यही है कि जो सेल्स टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि लगता किसी और पे है और देना किसी और को पड़ता है। थ्रो कोऑपरेटिव बोथ मेंबर एंड नॉन मेंबर बेनिफिटेड थ्रो कोऑपरेटिव। कहने का मतलब ये है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसमें कोई मेंबर है तब भी उसका बेनिफिट उठा सकता है, और अगर कोई मेंबर नहीं है तब भी उसको फायदा हो सकता है। जो मेंबर है वो भी लोन उठा सकते हैं, वो फंड कर सकते हैं, और जो नॉन नॉन मेंबर है वो लोन उठा सकता है। इस तरीके से दोनों लोग अपना कोऑपरेटिव बैंक से अपना फायदा उठा सकते हैं। आगे बात करते हैं बीसी रेशियो। बीसी रेशियो क्या होता है? ग्रॉस रिटर्न एंड टोटल कॉस्ट। मान लेते हैं हमने टोटल कॉस्ट लगाई 20 रुपए, हमको जो ग्रॉस रिटर्न मिला 30 रुपए का मिला। 20 रुपए हमने खर्चा किया, 30 रुपए का हमको टोटल मिला, तो हमने फायदा कितना का कमाया? 10 रुपए का फायदा कमाया। तो जो बीसी रेशियो होता है वो क्या होता है? वो होता है 30/20, बोले तो 3:2, 3:2 का रेशियो। ये क्या है? अपना बीसी रेशियो होता है। द मोस्ट कॉमन मेथड एग्जिस्ट इन रेगुलेटेड मार्केट। जो रेगुलेटेड मार्केट होती है, जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, उसमें ओपन ऑक्शन सिस्टम होता है। जब आप मंडी में अपना सामान बेचने जाओगे तो वहां पर ढेर सारे विक्रेता आते रहते हैं, ढेर सारे क्रेता भी रहते हैं, खरीदने वाले भी ढेर सारे, बेचने वाले भी ढेर सारे। तो जो खरीदने वाले होते हैं वो दाम लगाते हैं, बेचने वाले अपना दाम लगाते हैं, तो एक तरीके से बोली लगती है मार्केट में, मंडी में। तो मंडी में बोली लगती है, फिर सामान बिकता है। तो रेगुलेटेड मार्केट में ओपन ऑक्शन सिस्टम होता है। आगे है द टेक्निक व्हिच प्रोटेक्ट द ट्रेडर फ्रॉम एक्सट्रीम फॉल इन द प्राइस, जिसको हम बोलते हैं हेजिंग। इसमें क्या होता है कि जो आ, एक तरीके की ऐसी टेक्निक होती है जो ट्रेडर के लिए रखी जाती है। ट्रेडर जो होते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, व्यापारी लोग जो होते हैं, वो जो अपना इन्वेस्टमेंट किए हैं उस इन्वेस्टमेंट को इंश्योर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आप एक ट्रेडर हो, आपने ट्रेड कर रखा है, आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करने के लिए आपने एक बिल्डिंग बना रखी है, उस बिल्डिंग में आप ढेर सारे एम्प्लॉयज को काम देते हो, सभी लोग अपना बैठ के काम करते हैं। अब इस बिल्डिंग का आपने क्या करवा रखा है? इंश्योरेंस करवा रखा है, कि जिससे अगर ये बिल्डिंग आपकी टूट जाए, गिर जाए, तो आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हेडिंग बोलते हैं। स्टोरेज फंक्शन क्रिएट टाइम यूटिलिटी। जो स्टोरेज फंक्शन है वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। जैसे हमने पोटैटो प्रोड्यूस किया, अब अगर हमने पोटैटो को तुरंत ही किसानों को बांटना, मतलब जो खरीदने वाले हैं सबको देना शुरू कर दिया, तो उस समय क्या होता है? आलू का दाम घटा होता है। जब किसान हार्वेस्ट करता है आलू, उस समय आलू का दाम मार्केट में घटा रहता है। तो क्या करता है? आलू को वो स्टोर करके रख देता है। अब क्योंकि वो स्टोर करके रख दिया तो समय बदल गया, उसने स्टोर करके रख दिया, फिर बाद में जब उसका दाम बढ़ा तब उसने निकाला। तो क्या आलू में उसने कुछ किया था क्या?
आलू में यूटिलिटी बढ़ाने के लिए उसने कुछ किया थोड़ी था। ऐसा थोड़ी था कि आलू में उसने कुछ डाल दिया हो या कुछ ऐसी चीज कर दी हो जिससे आलू की क्वालिटी बढ़ गई हो या कुछ ऐसा समथिंग, कुछ नहीं किया ना। केवल क्या किया, आलू का टाइम चेंज कर दिया। पहले आलू जो बेच रहा था वो तुरंत हार्वेस्टिंग के बाद, अब वो आलू स्टोर करके रख रहा है, जब डिमांड इसकी ज्यादा बढ़ रही है, जब इसका रेट इंक्रीज हो रहा है तब बेच रहा है। तो इसके अंदर कौन सी यूटिलिटी डाली, केवल उसने टाइम की यूटिलिटी डाली। तो भैया हम स्टोर करके रख लेंगे, जब दाम बढ़िया होगा तो उसको बेचेंगे। तो एक तरीका क्या हो गया, टाइम यूटिलिटी हो गया। इसी तरीके से ढेर सारी टाइप की यूटिलिटी आती है। जैसे एक होती है प्लेस यूटिलिटी। आप मछली बाजार चले, आप जैसे मान लो आपके पास मछली है, ठीक, आप मछली पालन करते हो, आप लेके चले गए ऐसी जगह पर जहां पर मछली कोई खाता ही नहीं, तो वहां पर आपका बिकेगा मछली? ऐसा थोड़ी है कि मछली की यूटिलिटी नहीं है, उसको खाने वाले बहुत हैं, जहां उसकी यूटिलिटी है वहां है। तो आप क्या करोगे, प्लेस यूटिलिटी करोगे, यानी कि ऐसी प्लेस पे लेके जाओगे जहां पर मछली खाने वाले लोग होंगे, तो वहां पर वो दाम देंगे। लेकिन जहां पर मछली खाने वाले लोग ही नहीं है, वहां पर इसको यूटिलिटी क्या है, कोई यूटिलिटी नहीं है। तो इस जगह से उस जगह पर लेके चले गए तो उसकी प्लेस यूटिलिटी हो गई। समझ गए? तो इस तरीके से अलग अलग टाइप की यूटिलिटी होती है, इसमें कुछ ही यूटिलिटी दी गई है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही इसके बारे में बता दिया। When one enterprises neither adds nor hinders the production of another enterprises, the enterprise relationship is supplementary। इसमें क्या होता है, अगर कोई एक इंटरप्राइजेस है, वो दूसरे इंटरप्राइजेस के प्रोडक्शन को ना तो घटा रहा है ना तो बढ़ा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री बोलेंगे। द परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑफ द लग्जेरियस कमोडिटीज इंक्रीज इन इंक्रीजेस इनकम। जब इनकम इंक्रीज होती है, आदमी की जब कमाई बढ़ती है, तो लग्जेरियस जो कमोडिटी है उसका जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर है वो बढ़ने लगता है। आपने केवल 100 रुपये कमाए, 100 रुपये कमाए तो आपने 60 रुपये दाल चावल और रोटी कपड़ा मकान में खर्च कर दिया। लग्जरी चीज खर्च करने में आपने केवल 40 रुपये खर्च किए। लेकिन अगर आपकी इनकम 1000 हो गई, तो रोटी कपड़ा और मकान, इसकी तो डिमांड इतनी ही रहेगी। रोटी की डिमांड तो मान लो इतनी ही रहेगी, जितना आप पहले खाते थे उतना बाद में ही खाओ। अब लग्जेरियस क्या कर दोगे, आप होटल में चले जाओगे, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनोगे, बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीदोगे, तो इन सब में आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे। एक गरीब आदमी अपने कमाई का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा किस पे खर्च करता है, खाना खाने पे खर्च करता है, जो सबसे गरीब तबका होता है। और जो सबसे ज्यादा अमीर होता है, बोले तो मुकेश अंबानी, वो अपना पैसा ज्यादातर किस में खर्च कर रहे हैं, लग्जेरियस चीजों पर। तो उनका जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर है वो किस पर है, लग्जेरियस कमोडिटीज पर है, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है। द मार्केट इन विच परमानेंट और ड्यूरेबल कमोडिटी आर ट्रेडेड, वो सेकुलर मार्केट होती है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कि परमानेंट हो और ड्यूरेबल कमोडिटीज खरीदना चाह रहे हो, तो उसको सेकुलर मार्केट बोलते हैं। जैसे पहले जो टीवी का मार्केट था, टेलीविजन का मार्केट, वो एक तरीके का सेकुलर मार्केट था। लोग एक बार टीवी खरीदते थे, 30-30 40-40 साल तक टीवी चलती रहती थी, तो ड्यूरेबल कमोडिटीज होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये जो मार्केट है वो बंद होती जा रही है, क्योंकि इसी तरीके से चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है कि 3 साल 4 साल से ज्यादा वो चले ही ना। तो ये चीज हो गई। अगला है क्रॉप फार्मिंग एंड मिल्क प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीमेंट्री इंटरप्राइजेस। क्रॉप फार्मिंग और मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि आपने क्या कर लिया, खेती भी कर लिया और पशुपालन भी कर लिया। अब आप दोनों एक साथ कर रहे हो तो कंप्लीमेंट्री है। खेती से जो भूसा निकल रहा है उसको पशु खा रहे हैं, और पशुओं का जो जो गोबर निकल रहा है वो आप खेत में डाल लो, तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक तो कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है और एक सप्लीमेंट्री होती है। तो सप्लीमेंट्री में क्या होता है, एक इंटरप्राइजेस दूसरे इंटरप्राइजेस को ना तो फायदा कर रहा है ना तो नुकसान कर रहा है, तो सप्लीमेंट्री हो गया। ये कई बार कई जगह पर आया है, ये जो सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है, ये आपके एग्रीकल्चर पढ़ते समय कई बार आया है। जैसे आपने जब पढ़ा होगा सॉइल साइंस, उसमें मैंने पढ़ाया था। इसके साथ साथ जब मैं राइजोबियम पढ़ा रहा था उसमें बताया था। तो सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री में ऐसा होता है, सप्लीमेंट्री वाला ना तो एक दूसरे को फायदा करेंगे ना तो एक दूसरे को नुकसान करेंगे, कंप्लीमेंट्री में एक दूसरे को फायदा करेंगे, और एक कम्पिटेटिव होता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। इन WTO, बोले तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज लाइक दोज ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च, plant production chemicals and subsidies for ecologically
फ्रेजाइल जोन आर काउंटेड अंडर ग्रीन बॉक्स। जो WTO है वहां पर नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज जैसे कि एग्रीकल्चर रिसर्च जो होती है या प्लांट प्रोडक्शन जो केमिकल होते हैं और जो इकोलॉजिकल को फ्रेजाइल जोन के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वो किस में आती है? ये सभी ग्रीन बॉक्स में आती है। इसके साथ साथ लिमिटेड परमिशन ऑन सब्सिडीज लाइक दोज ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, फर्टिलाइजर फॉर द पर्पज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, ये ब्लू बॉक्स में आते हैं। कहने का मतलब ग्रीन बॉक्स में आप जितनी सब्सिडी देना चाहो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर आप जितना मन में आए उतना दे सकते हो। ठीक, प्लांट प्रोडक्शन केमिकल पे जितना रिसर्च करना है वो कर लो, एग्रीकल्चर रिसर्च पे जितना खर्च करना है वो कर लो, सब्सिडी जितनी देनी है वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पर, इरिगेशन पर, फर्टिलाइजर पर, इन पे अगर आप सब्सिडी दे रहे हो तो वो ब्लू बॉक्स के अंदर आती है और कुछ लिमिटेड परमिशन होती है। जैसे भारत WTO का क्योंकि मेंबर है तो वो एक लिमिटेड चीजों की सब्सिडी दे सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी लिमिटेड दे सकता है, इरिगेशन की सब्सिडी लिमिटेड दे सकता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो WTO से इसको निकाल दिया जाएगा। जैसा जो MSP वाला मामला चल रहा था, अगर गवर्नमेंट, पहली बात तो गवर्नमेंट मान नहीं सकती। गवर्नमेंट अगर चाहे कि वो एक कानूनी गारंटी दे दे MSP पर तो गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं सकती, गवर्नमेंट के पास इतना बजट ही नहीं है। और दूसरा कंडीशन क्या है? अगर पहली बात तो गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर सकती, दे नहीं सकती। दूसरी चीज, अगर गवर्नमेंट चाहे कि किसानों को वो मदद कर दे तो उसमें WTO फिर उसका उल्लंघन करने लगेगा WTO का नियम का, तो भारत WTO से बाहर जाने का संकट बन जाएगा। और अगर भारत WTO से बाहर हो जाएगा तो इंटरनेशनल जो व्यापार होता है वो नहीं कर पाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड जो इसका है भारत का वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी थी, क्योंकि अब अलग अलग चीज है, थोड़ा सा कभी टाइम यूटिलिटी बता रहा हूँ, कभी सप्लाई बता रहा हूँ, कभी कभी प्रिंसिपल बता रहा हूँ, तो चीजें इधर से उधर तुरंत जंप कर रही हैं। तो अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो ही समझ में आएगा। और दूसरी चीज, अगर आपने इसको BSc में पढ़ रखा है तब भी ये समझ में आएगा, नहीं तो क्योंकि बहुत ऊपर ऊपर से है और मैं बहुत डिटेल में बता भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही है यार, तो कितना डिटेल में इसको बताएं। एक एक रूल के लिए एक एक चैप्टर है, एक एक पूरा लेक्चर है, तो उसको मैं एक लाइन में कैसे बता सकता हूँ? तुम ही समझो, खुद ही समझो कि कैसे बता सकता हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसको हम ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट कहते हैं, ये 1937 में पारित हुआ था। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 में हुआ था। द एनालिटिकल कॉन्सेप्ट कम क्रिटिएशन डेवलपमेंट रिसेंटली टू कंपेयर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कंट्री का एक ओवरऑल डेवलपमेंट जानने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया है। इसी से एनालाइज किया जाता है कि जो कोई कंट्री है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसा है, यानी कि वहां पर मेडिकल फैसिलिटी कैसी है, एजुकेशन कैसा है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इसको हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है जो कि क्वांटिटेटिव मेजर्स में आती है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी कैसी है, और लॉन्गेटिव लाइफ, यानी कि लोग कितने समय तक जीते हैं, लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ, लॉन्जिविटी ऑफ सीजिंग, तीन चार चीजें। अब लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ यानी कि मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होगी तभी आदमी ज्यादा दिन तक जिएगा, एजुकेशन अगर अच्छा होगा तो उसकी बात मैंने कर ली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब लोगों का घर मकान, रहना उठना भी, खाना पीना, ये किस लेवल का है, इसमें कितना पैसा खर्च कर रहा है, इसको बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए, तभी मैं इन चीजों को आगे बढ़ा पाऊंगा। इसके साथ साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।